Hello student, I am D.N. Pandey, biology teacher, and I teach you about biological classification. Biological classification is the important chapter and basic chapter. तो हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के माध्यम से बहुत सारी चीज़, अगर आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को समझ जाते हैं तो उससे आधी चीज़ें आप काफ़ी समझ लेते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम सुना है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो हम बात करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ठीक है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी पूरे लिविंग बीइंग का क्लासिफिकेशन। लिविंग बीइंग के अंतर्गत आप प्लांट को भी इंक्लूड करते हैं, एनिमल्स को भी इंक्लूड करते हैं, और सबकी अलग अलग हम लोग स्टडी करें तो संभव नहीं है। बात आती है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की जरूरत भी क्या है, क्यों पड़ी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की जरूरत, क्या रीजन है, हम क्यों पढ़ते हैं। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से हमको सारे ग्रुप के बारे में पता हो जाता है और उस ग्रुप के किसी एक या दो मेंबर को हम पढ़ लेते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, तो लगभग उस ग्रुप के सारे प्लांट्स या एनिमल की जानकारी हो जाती है। ठीक, तो चीजों को आसान करने के लिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की स्टडी की। तो सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपने पढ़ा भी होगा, सीबीएसई वाले सभी लोग जानते ही होंगे, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, या यूपी बोर्ड में भी होगा टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम सिस्टम लिखते हैं। Two kingdom system classification was given by Linnaeus, यानी किसने दिया? Linnaeus। और क्या बताया भाई, पूरे लिविंग बीइंग्स को इन्होंने दो सिस्टम में डिवाइड किया, यानी ऑल लिविंग बीइंग्स को इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक का नाम दिया प्लांटेज और दूसरे का नाम दिया एनिमल। यही बात थी, प्लांटेज एंड एनिमल। प्लांट्स के अंतर्गत ऑल प्लांट्स को इंक्लूड कर दिया और प्लांट्स, और इसके अंतर्गत ऑल एनिमल्स। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, आप लोगों ने स्लाइड मोल्ड्स के बारे में पढ़ा होगा। स्लाइड मोल्ड्स क्या होता है? यदि उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो
तरह के सिस्टम आए, अपवाद आए, जिसकी वजह से ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन फेल हो गया। जो लीनियस ने दिया था, यदि लीनियस ने बहुत सारे काम किए, लीनियस की बहुत सारी बुक्स आई, तो आप जानते हैं स्लाइड मोड्स की जो मेन प्लांट बॉडी होती है उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम बोलते हैं, ठीक है। वो प्लाज्मोडियम नहीं, वो प्लाज्मोडियम बाइवेक्स है जिसके द्वारा क्या होता है? मलेरिया। तो स्लाइड मोड्स की मेन जो प्लांट बॉडी होती है, एक तो होलोकार्पिक होती है, और दूसरी बात ये है कि वो जो लोकोमोशन करता है वो कैसे करता है? बाय सीडोपोडियम, जस्ट लाइक अमीबा की तरह। लेकिन एक्चुअल में जो रिप्रोडक्शन वो करता है वो प्लांट नहीं करता है। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत प्रॉब्लम आई कि कैसे इसको डिवाइड किया जाए। इनके लिए फिर अलग से क्लास बनाई, अलग से किंगडम बनाया। तो लीनियस बहुत ज्यादा नहीं बता पाए। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम है अर्नेस्ट हेकल। अर्नेस्ट ई हेकल लिख देते हैं, अर्नेस्ट हेकल। इन्होंने क्या किया कि पूरे लिविंग बींग्स को 3 किंगडम में डिवाइड कर, डिवाइड 3 किंगडम। और उनके जो किंगडम थे, जैसे पहला किंगडम था इनका प्रोटिस्टा, दूसरा किंगडम था प्लांटी, तीसरा किंगडम था एनिमल। ठीक है। तो प्रोटिस्टा में इन्होंने किसको किसको इंक्लूड कर दिया? सारे यूनिसेलुलर एनिमल्स को भी इंक्लूड कर दिया और प्लांट्स को भी इंक्लूड कर दिया। यहाँ पे कोई डिफरेंशिएशन नहीं, कुछ यूनिसेलुलर प्लांट्स को भी इंक्लूड कर दिया। जैसे इसमें इन्होंने बैक्टीरिया को भी रखा उस समय, प्रोटोजोन्स को भी रखा, स्लाइम मोल्ड्स को भी रखा, स्लाइम मोल्ड्स। क्लियर हो गया? और प्लांटिंग में हायर प्लांट्स को रख दिया, हायर प्लांट्स एज वेल एज लोअर प्लांट्स। और एनिमलिया में सारे एनिमल्स को रख दिया। प्रॉब्लम कहाँ पर क्रिएट हो गई? प्रॉब्लम ये है कि बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया क्या है? प्लांट है या एनिमल? प्लांट है एनिमल है? आप बताएं, बीच का दोनों के बीच का आप? अच्छा, इधर प्रोकैरियोट। तो प्रोकैरियोट है, हमने पूछा वो प्लांट है या एनिमल? देखिए, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर प्लांट्स होते हैं,
because all bacteria have rigid cell wall, and cell wall is a characteristic feature of plant, not animal. And bacteria also prokaryote because having incipient nucleus or primitive nucleus. यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि बैक्टीरिया को भी रख दिया और प्रोटोजोन्स जो होते हैं यूकैरियोट्स होते हैं। कुछ प्रोटोजोन्स में तो सेल वॉल भी पाया जाता है। अभी आप पढ़ेंगे जैसे डायटम्स हैं, डायनोसाइक्लेट्स हैं, ठीक है, और स्लाइम मोल्ड्स के स्पोर्स में सेल वॉल होते हैं, प्लांट बॉडी में सेल वॉल नहीं। तो ये प्रोटिस्टा में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। फिर प्लांटी में यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्लांट्स एज वेल एज हायर प्लांट मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक हायर प्लांट्स। बाकी एनिमलिया में सारे एनिमल्स। लेकिन अभी बात बन नहीं पा रही क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएट हुई। आप लोगों ने एनसीईआरटी में केवल 2 सिस्टम पढ़ा होगा, 2 किंगडम सिस्टम एंड 5 किंगडम सिस्टम। यही बात था। आगे बढ़े, समझ में आ रहा? इसके बाद एक साइंटिस्ट और आए। जब देखिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो कोई न कोई साइंटिस्ट अपना व्यू लेकर के आ जाता है और अच्छा सा व्यू लेकर के आता है अपने हिसाब से। तो एक तीसरा किंगडम यानी तीसरा जो क्लासिफिकेशन आया वो कौन सा आया? 4 किंगडम सिस्टम। 4 किंगडम सिस्टम। The 4 kingdom system was proposed by Copeland. और इन्होंने जो चौथा किंगडम बनाया उस किंगडम में इंक्लूड किसको किया? मोनेरा। यानी जितने भी प्रोकैरियोट्स थे उनके लिए एक अलग किंगडम बना दिया और उसका नाम क्या दिया? लेकिन उस समय उस मोनेरा को एक्चुअल मोनेरा इन्होंने कहा नहीं था। बात तो हमारे साथ 4 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय कोपलैंड बट मोनेरा नेम वाज गिवन बाय एलन एंड डॉबर्टी। एलन एंड डॉबर्टी एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने मोनेरा टर्म्स दिया। इन्होंने तो मोनेरा को माइकोटा कहा था, कोपलैंड ने क्या कहा था? माइकोटा। यानी इन्होंने कहा था माइकोटा बट मोनेरा ये किसने कहा था? एलन एंड डॉबर्टी।
ठीक है। और सारे प्रोकैरियोट को मोनेरा में रख दिया। तो इनके जो 4 किंगडम बनते हैं, इसमें पहला किंगडम बनेगा मोनेरा, दूसरा किंगडम क्या बनाया, प्रोटिस्टा, तीसरा किंगडम क्या बनाया, प्लांटी, और चौथा किंगडम क्या बनाया, ठीक है। क्लियर हो रही बात? यानी 4 किंगडम क्लासिफिकेशन तो दिया, लेकिन उस चौथे किंगडम का नाम ओपलैंड ने क्या दिया था, माइक्रो, बट मोनेरा नेम वाज गिवन बाय एलन एंड। ठीक है, क्लियर हो रही है? आपको क्लियर हो रही है? अब मोनेरा की विशेषता क्या होती है? व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोनेरा? तो मोनेरा में एक तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया गया जिसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि उनके अंदर प्रो न्यूक्लियस और प्रिमिटिव न्यूक्लियस, और उसी को कहते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस पाया जाता है। और इंसिपिएंट न्यूक्लियस, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव एंड कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी प्रिमिटिव न्यूक्लियस। तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस क्या होता है? जिस न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना पाया जाता, साथ में न्यूक्लियोलस ना पाया जाता, यानी अदर न्यूक्लियर मैटेरियल जो होता है साइटोप्लाज्म में फैला होता है, सेंट्रलाइज होता है, जिसको टर्म क्या दिया जाता है, ऐसे न्यूक्लियस को क्या टर्म देते हैं? नहीं बेटा, प्रोकैरियोट को मैं बताइएगा। ऐसे न्यूक्लियस को न्यूक्लियड और जीनोफोर में, समझ में आई बात? किसी नाम सुना है? न्यूक्लियड और जीनोफोर कहते हैं या नहीं कहते? कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि बैक्टीरिया के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, तो आप कहेंगे अभी तो कहा भाई न्यूक्लियस ही नहीं होता। अरे भाई न्यूक्लियर मैटेरियल होता है, उसका डीएनए है, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, लेकिन वो सेंट्रलाइज होता है। ऐसे न्यूक्लियस को बोलते हैं जीनोफोर और क्लियर हो गई बात? दूसरी बात ये कि इस मोनेरा में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें जो सेल वॉल पाई जाती है वो किस चीज की बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकॉन और म्यूरिन और म्यूकोपेप्टाइड। क्लियर होगा? दूसरी बात ये कि इसमें वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते। वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल्स का मतलब ना ही इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ना ही गोल्गी बॉडी होगा, ना ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। हाँ, राइबोसोम पाया जाता है, और वो राइबोसोम कैसा होता है? 70S टाइप। 70S टाइप का मतलब आज तक हमें नहीं समझ में आया भाई क्या होता है? 70S टाइप का मतलब क्या होता है? सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। सेडिमेंटेशन S for S is the Swedberg unit, which is the unit of sedimentation coefficient.
प्रोटीन सिंथेसिस बाय मैग्नीशियम है। कहने का मतलब ये कि कोई भी राइबोसोम जो होता है, जैसे हमने कहा कि ये 70S है, ये 70S राइबोसोम है, ठीक। अब इस 70S राइबोसोम को अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज में डालते हैं, तो जैसे मिक्सी चलती है ना, वैसे लिक्विड होता है, उसके अंदर राइबोसोम को हमें पता नहीं है कि कैसा राइबोसोम है, उसको डाल देते हैं, चलने लगा, ये उस लिक्विड के साथ घूमना शुरू होता है। घूमते घूमते 70 स्पिन लगाने के बाद, चक्कर लगाने के बाद बॉटम पे जाकर के सेगमेंट, तो इसको क्या कहा गया? 70S टाइप ऑफ राइबोसोम। क्लियर होगा? और सेडिमेंटेशन 70S हुआ, तो उसकी यूनिट क्या हो गई? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्वेदबर्ग, उनके नाम पर उन्होंने ही काम किया था, तो उनके नाम के आधार पर क्या कह दिया गया? इसकी यूनिट बना दी गई स्वेदबर्ग यूनिट ऑफ सेगमेंटेशन कोएफिशिएंट ऑफ राइबोसोम। अब दूसरी बात, हमने कहा जितने भी राइबोसोम होते हैं उसमें दो सब यूनिट्स होते हैं, ठीक है, एक छोटी और दूसरी। ये जरा मैं ढककर बोलता हूं, ये एक राइबोसोम की सब यूनिट है और दूसरी ये पूरी राइबोसोम की। हमने कहा कि जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है उसी टाइम पर ये देखिए ऐसे जाकर के मैग्नीशियम आयन की वजह से जुड़ जाते हैं और नहीं होती है उस समय अलग, ठीक है, बात क्लियर हुई? तो जब साथ में थे तो इसका अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज में डाल करके इसको रोटेट कराया, तो इसका सेगमेंटेशन कोएफिशिएंट क्या आया? 70। लेकिन इसको अलग किया, मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन अलग कर दिया। जब अलग कर दिया तो पहले इसको हमने डाल दिया, तो इसका क्या आया? कौन बताएगा भाई? कोई बताए? 30S प्लस, यानी बड़े वाले का क्या आया? 50S और छोटे वाले का क्या आया? 30S। कभी भी यानी इसको डाला तो ये सेगमेंटेशन किस, यानी कितने चक्कर लगाने के बाद किया? 30 चक्कर लगाने के बाद बॉटम पे जाकर के बैठ गया। इसको डाला तो 50 चक्कर लगाने के बाद जाकर के बैठ गया। लेकिन जब दोनों को जोड़ करके ऐसे डाला 70। अब आप परेशान इस बात से होंगे कि ये बड़ी अजीब बात है, 50 एंड 30, 50 प्लस 30 कितना हो गया? लेकिन कभी भी राइबोसोम के दो सब यूनिट का योग या सम उसके कंप्लीट राइबोसोम के सेगमेंटेशन कोएफिशिएंट के बराबर नहीं होगी। समझ में आया? तो इस प्रोकैरियोट्स में ये समझाना यहाँ पे इसलिए जरूरी था, ये तो साइटोलॉजी में भी आप पढ़ेंगे, लेकिन बड़ी समस्या रहती है। 70S 30S बच्चा चुपचाप बैठा रहता है, बोलता है ये 80S लिखा है पागल में, नहीं, अलग अलग करके इसको, ये निशान नहीं होता। क्लियर हो गई बात? चलिए, तब इसके बाद दूसरी बात, इसमें बेड डबल सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते। अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो एनर्जी कहाँ से मिलती है? ये भी मेटाबॉलिज्म करता है,
एनाबॉलिक प्रोसेस करता है, कैटाबॉलिक प्रोसेस करता है। तो इसको एनर्जी कहाँ से मिलती है? हमारे अंदर एनर्जी कहाँ से आती है भाई, कोई बताए? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से। और फूड का ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं। जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो इसको जिंदा रहना है तो इसको एनर्जी चाहिए। इसमें ऑक्सीडेशन होना चाहिए, इसमें रेस्पिरेशन होना चाहिए। तो इसके लिए रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम्स पाए जाते हैं। क्या होते हैं? रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम एसोसिएटेड विद प्लाज्मा लेमा और प्लाज्मा लेमा फाउंड जस्ट बिलो द सेल वॉल। जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि रेस्पिरेशन का काम करते हैं, रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। और वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कभी कभी किसी जगह इनफोल्ड हो जाती है और इनफोल्ड होकर के एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको फिट्जजेम्स ने क्या कहा था? मीसोसोम। ठीक है, तो यहाँ पे रेस्पिरेशन में मीसोसोम मदद करता है। मीसोसोम के बारे में हम बहुत ज्यादा बताते हैं। मीसोसोम भी दो तरह का होता है भाई, मैं कह रहा हूं मीसोसोम भी दो तरह का होता है। ये बात किसको पता है? आपको पता है? नहीं, आपको नहीं। मीसोसोम दो तरह का होता है। पहला मीसोसोम पेरिफेरल मीसोसोम और पेराइटल मीसोसोम। जरा देखिएगा, मैं एक स्ट्रक्चर बना दिया। सपोज करिए ये एक बैक्टीरियल सेल है जिसकी ये सेल वॉल है। ठीक है, ये क्या हो गई? सेल वॉल। क्लियर है? इसके नीचे ये सेल मेम्ब्रेन है। थोड़ा आप हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन दे दीजिए। हाँ जी, हिंदी में थोड़ा सा दे दीजिए। अच्छा ठीक है। ये टर्म्स तो इंग्लिश में चलेगा ना, सेल वॉल, क्योंकि बायोलॉजी है वो बड़ी दिक्कत करती है। हम सब हिंदी में, ठीक है, समझ में आ? देखिए मीसोसोम क्या हुआ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जगह जगह पे फोल्ड हो जाती है। रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम ऐसे पाए जाते हैं, यहाँ पर भी पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पाए जाते हैं। ये सब रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम है। तो ये एक मीसोसोम बना, इसको बोलते हैं पेरिफेरल। और इसी को बोलते हैं पेराइटल। पेरिफेरल और पेराइटल। और ये किसमें हेल्प करता है? हेल्प इन रेस्पिरेशन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? दूसरा जो होता है मीसोसोम, ये दूसरे तरह का है। इसको बोलते हैं सेंट्रल।
सेंट्रल मेसोसोम, एक और सेंट्रल मेसोसोम जो यहाँ पर इसका न्यूक्लियाइड होता है उसको होल्ड करता है, रोकता है, और कहते हैं होल्ड करो 1 मिनट, उसको उसी जगह पे होल्ड करता है और सेप्टा फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? सेप्टा फॉर्मेशन। तो इसका काम हो गया क्या? होल्ड न्यूक्लियाइड एंड सेप्टा फॉर्मेशन, यानी होल्ड न्यूक्लियाइड एंड हेल्प इन सेप्टा फॉर्मेशन। न्यूक्लियाइड को क्या करता है? एक किसी निश्चित प्लेस पर रोकने का काम करता है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। और चूंकि अगर बैक्टीरिया के साइज से बड़ा ही उनका अगर डीएनए हो तो कैसे रखते हैं? उसमें सेप्टा, ये देखिए सेप्टा फॉर्मेशन यूं करके ऐसे ऐसे फोल्ड करके रखते हैं। इसका मतलब होता है सेप्टा फॉर्मेशन अगर नहीं होता तो इसका साइज बैक्टीरिया के साइज से बहुत बड़ा होता है। मान लीजिए 2 किलोमीटर एक रस्सी हो और इस रूम में, क्लास रूम में उसको एडजस्ट करना हो तो आप क्या करेंगे? फोल्ड करें। अब फोल्ड कैसे कैसे कर सकते हैं? हो सकता है कि स्टार्टर में ऐसे ऐसे घुमा करके उसको रख सकते हैं, एक तरीका ये हो सकता है बीच में आप घुमा कर रख सकते हैं, या हो सकता है कि ऐसे चारों तरफ दीवार के सामने ऐसे ऐसे हम रख सकते हैं। लेकिन रख लेंगे लंबा लंबा सीधा सीधा रखना चाहेंगे तो 2 किलोमीटर का हमको क्या बनाना पड़ेगा? रूम बनाना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं संभव है, बन जाएगा। लेकिन बॉडी की बात करें, बैक्टीरिया की बात करें, हम लोगों के सेल की बात करें, और छोटी चीज तो मेसोसोम, तो रेस्पायरेशन का काम उसमें मेसोसोम। सेल वॉल किसकी बनी होती है? प्रोकैरियोट की पेप्टिडोग्लाइकन बनी होती है, या म्यूरिन है या पेप्टाइड है। क्लियर होगा? और इसमें सारे बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, आर्कीबैक्टीरिया, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, सबको इसमें इंक्लूड करते हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को इंक्लूड कर दिया, प्लांटी में यूनिसेलुलर यूकैरियोट एज वेल एज मल्टीसेलुलर यूकैरियोट प्लांट को, इसमें मल्टीसेलुलर प्लांट को इंक्लूड कर दिया। ये बात क्लियर समझ आ रही है? अब देखिए, अब प्रॉब्लम क्या आई जब इन्होंने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन बना दिया तो एक प्रॉब्लम आई। क्या? हमने कहा कि मोनेरा में आर्कीबैक्टीरिया को इंक्लूड कर दिया। आर्कीबैक्टीरिया को जब इंक्लूड कर दिया तो प्रॉब्लम क्रिएट हुई।
क्या प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम ये क्रिएट हो गई कि आपकी बैक्टीरिया की सेल वॉल तो पेप्टिडोग्लाइकन की नहीं बनी होती, प्रोकैरियोट तो है लेकिन सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की नहीं बनी होती। और दूसरी बात, ये बहुत ही इनको लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है और काफी एडवांस कंडीशन ये रखते हैं। दूसरी बात क्या थी, एडवांस कंडीशन में क्यों रहते थे, कैसे सरवाइव करते थे, उसकी वजह थी हाई टेनियल साइड, यानी 100 डिग्री टेम्परेचर पे अगर आप अपने हाथ को पानी में खोल देंगे, पानी में डालेंगे तो क्या होगा, यानी 100 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर भी ये सरवाइव करते हैं। ठीक है, आइस में भी सरवाइव करते हैं, यानी एक्सट्रीम अनफेवरेबल कंडीशन में आपकी बैक्टीरिया सरवाइव करते थे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइटेनियल साइड ग्रुप। हाइटेनियल साइड ग्रुप कह लीजिए या ब्रांच चेन लिपिड। पढ़े हैं? अरे भाई जो लोग क्लास में करते हैं वहाँ थोड़ा बताया गया, ब्रांच चेन लिपिड ये सेल के फ्लूइडिटी को कम करता है और उनके टॉलरेंस को इंक्रीज करता है। यही वजह है कि वो अनफेवरेबल, एक्सट्रीम अनफेवरेबल कंडीशन और एडवांस कंडीशन में वो बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, तो खैर अभी चलते हैं इस प्रोटिस्टा में एक को और इंक्लूड कर दिए थे, फंजाई को भी। और फंजाई के बारे में जानते हैं, ऑल फंजाई आर हेटेरोट्रॉप्स। वो अपना फूड स्वयं नहीं बनाते, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। फूड के लिए चाहे पैरासाइट के रूप में, चाहे सेप्रोफाइट के रूप में, चाहे सिम्बियोसिस के रूप में उनको डिपेंड रहना। लेकिन अदर प्लांट्स ऑटोट्रॉफ, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो पांचवा सिस्टम आया क्या भाई, 5 kingdom system। और 5 kingdom system classification was given by आर्यन और उनका क्लासिफिकेशन कैसा था? आप बहुत खुश हो रहे हैं भाई, क्या बात है। देखिए बात करेंगे अभी तो शुरुआत है, मजा है। आपको लग रहा होगा कि ये तो सुना सुना है ना? तो आर्यन व्हिटेकर जो थे, क्लासिफिकेशन किस बेस पर दिया था और कैसा क्लासिफिकेशन था, ये सब सभी ने पढ़ा है। नाम भी सुना है आर्यन व्हिटेकर, सुना है? कैसा क्लासिफिकेशन था, इससे क्वेश्चन आता है। यानी आप बात करने लगेंगे, मजा नहीं। तो 5 kingdom क्लासिफिकेशन, सिस्टम।
दिया, विट टेकर नहीं, RH विट टेकर। और मैंने कहा कि कैसा क्लासिफिकेशन इनका था, तो लगा कि ये अजीब तो सवाल। इनका जो क्लासिफिकेशन था ये कैसा था, फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन था। क्या होता है फाइलोजेनेटिक? इवोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए जो क्लासिफिकेशन किया जाता है उसको क्या कहते हैं, फाइलो। और किस पर बेस्ड था इनका क्लासिफिकेशन? कुछ बेस पर आधारित था, बेस्ड ऑन फॉलोइंग बेसिस। पहला था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल ऑर्गेनाइजेशन। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा बेस था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ, क्या लिखते हैं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा जो बेस था न्यूट्रिशन। चौथा बेस था इकोलॉजिकल रोल, इकोलॉजिकल रोल। और इनके जो 5 किंगडम थे, 5 किंगडम थे, पहला किंगडम बना मोनेरा, दूसरा किंगडम बना प्रोटिस्टा, तीसरा किंगडम क्या बना, पंजाई, चौथा प्लांटी, एंड पांचवा एनिमल। अब जरा बात करते हैं इन बेसिस का। ये बेस तो थे, लेकिन अब सवाल उठता है, क्वेश्चन बनता है, ये इनके क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया क्या थे? इनके क्लासिफिकेशन के क्या थे, क्राइटेरिया। तो पूछा जाता है, क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द मेन criteria of Whittaker's classification? What is the main criteria of Whittaker's classification? Criteria तो सब, लेकिन जरा ध्यान दीजिए, मैं अगर सारी बातें बता रहा था उस समय सारी बातों को अगर आपने सुना होगा तो जवाब यही सुनिए। आपने प्लांटी से फंजाई किंगडम को क्यों अलग किया? हाँ बेटा, न्यूट्रिशन की वजह से। अगर वो वजह नहीं होता तो शायद वो किंगडम, फंजाई किंगडम आप नहीं करते। क्लियर हो रही बात? तो मेन क्राइटेरिया क्या हो? Nutrition is the major criteria of Whittaker's classification.
क्या फायदा अगर मैच नहीं करेंगे? पहला क्या है भाई? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल ऑर्गेनाइजेशन। तो मोनेरा की सेल कैसी होती है? प्रोकैरियोटिक। ठीक। दूसरी बात, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। मोनेरा में यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर प्रोकैरियोट दोनों रखे गए हैं। ठीक है। जैसे मल्टीसेलुलर की हम बात करें, नास्टा क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया है, तो उसको रखा गया है ना मोनेरा। अच्छा, तीसरी बात, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कैसे करता है? ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स भी होते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और मैक्सिमम क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स। मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया और ये भी क्वेश्चन आ चुका। इसके बाद इकोलॉजिकल रोल पता करते हैं। तो मोनेरा में क्या हो सकते हैं? अगर ऑटोट्रॉफ्स हैं तो प्रोड्यूसर हो सकते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स हैं तो कंज्यूमर हो सकते हैं, और साथ में डीकंपोजर्स भी हो सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो डीकंपोजर्स होते हैं वो फंजाई होते हैं। समझ में आने का। प्रोटिस्टा में इसकी बात करें, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल ऑर्गेनाइजेशन तो कैसा हो गया? यूनिसेलुलर, यूकैरियोट। यूनिसेलुलर हो गया, सॉरी यूकैरियोट हो गया। और बॉडी कैसी हो गई? यूनिसेलुलर। न्यूट्रिशन में भी इसमें ऑटोट्रॉफ्स भी आएंगे, हेटेरोट्रॉफ्स भी। ऑटोट्रॉफ जैसे डायटम हो गया, डाइनोसाइलेट हो गया, ठीक है ना, यूग्लिनाइड हो गया। और इकोलॉजिकल रोल में अगर ये तीनों हैं तो क्या हो सकते हैं? प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर दोनों। क्लियर हो गया? फंजाई यूकैरियोटिक हो जाएंगे, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर दोनों हो जाएंगे। न्यूट्रिशन कैसा होगा? हेटेरोट्रॉफ्स होगा। और इकोलॉजिकल रोल क्या होगा? डीकंपोजर।